Okay, hello everyone. Welcome to our journey of computer science for everyone. तो आज अपन लोग एसक्यूएल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल यानी कि स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। स्टैंडर्ड लैंग्वेज स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज क्या होता है, इससे पहले थोड़ा सा हम लोग एक बार अपने प्रायर थिंग्स से गो थ्रू करते हैं कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देखा। तो बेसिकली इस सीरीज में हम लोग अभी अभी सी लैंग्वेज बनाए, राइट। सी लैंग्वेज में हम लोगों ने पर्सपेक्टिव्स देखे कि कैसे कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं, लूपिंग स्टेटमेंट्स होते हैं, और फिर हम लोगों ने स्ट्रक्चर्स और पॉइंटर्स समझा, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन समझा। फिर उसके बाद लेकिन अपन ने ऑपरेटिंग सिस्टम देखा कि हम लोग जब भी कोई प्रोग्राम रन करते हैं तो वो ऐसा लगता है कि वो डायरेक्ट प्रोग्राम चल रहा है, बट बीच में एक अल्टीमेटली ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि बहुत ही प्रॉपरली चीजों को रन करता है फ्लेक्सिबली, ताकि प्रोग्राम को ऐसा लगे कि वो मेमोरी ऑन कर रहा है, वो कीबोर्ड से डायरेक्ट इनपुट इनपुट पा रहा है, राइट। तो अभी भी लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा था ना कि अगर तुम मशीन शट डाउन कर दो तो वो जो भी काम तुम किए वो सब गया, कोई हिस्ट्री सेव नहीं, कुछ नहीं। तो क्यों ऐसा है? क्योंकि हम लोग अभी जितना भी काम कर रहे हैं ये सब प्राइमरी मेमोरी पे हो रहा है, यानी रैम पे हो रहा है, ठीक है। अपने को कोई तो ऐसा तरीका चाहिए कि हम डेटा को सेव कर सकें। तो अच्छा, अभी डेटा सेव करने का क्या मतलब है, मतलब क्यों कोई कोई भी चीज सेव करना है? तो जैसे अगर तुम कोई सा भी एग्जांपल लो, जैसे जब कंप्यूटर इवन नहीं भी होते थे और तुम सोचोगे तुम कोई एक दुकान रन कर रहे हो, किराना की दुकान है, तो उसमें हम लोग क्रेडिट पे सामान देते हैं, राइट। मतलब कोई कस्टमर आया जो कि नॉन कस्टमर है, तो वो अब मेरे पास पुर्जा लेके आया अपना, बोला कि भाई मेरे को ये सामान चाहिए, 2 किलो चीनी, 2 किलो आटा, ऐसा ऐसा। और हमने हिसाब करके उसको सामान दे दिया और अपने पास लिख लिया नोट डाउन करके, राइट। अब तुम सोचो कि इसीलिए बहुत सारे बिजनेस के यूज केसेस हो सकते हैं। किराना की दुकान एक छोटी एग्जांपल है, इस तरह से बहुत बड़े बड़े बिजनेस रन करते हैं, राइट। तो हमको सारी चीजों का नोट डाउन करना पड़ेगा, नॉट ओनली फॉर ट्रांजैक्शंस, बल्कि बहुत सारी चीजें हो सकती है। जैसे कि एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम समझो, कि अगर एक लाइब्रेरी है, पब्लिक लाइब्रेरी, जिसमें अराउंड 10,000 बुक्स रखे हुए हैं, तो हमको उनको उन बुक्स के कितने कॉपीज हैं और उस बुक्स का क्या इंफॉर्मेशन है, मतलब कौन सा राइटर है, कौन सा एडिशन का बुक है, ये सारा चीज कहीं ना कहीं नोट डाउन करके रखना पड़ेगा, राइट। फिर उसके बाद कोई बंदा जब वो बुक इशू करेगा तो हमको वो सारी चीजें नोट डाउन करनी पड़ेगी कॉपी में, उन कॉपीज को मेंटेन करना पड़ेगा। मतलब बड़े बड़े रजिस्टर्स जैसे होते हैं हर जगह, स्कूल्स में रजिस्टर्ड होते हैं, कॉलेज में रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है, लाइब्रेरी में रजिस्टर हो सकता है, बैंक में रजिस्टर सिस्टम्स पहले होता था, राइट। तो लेकिन ये क्या ये सिस्टम अच्छे थे? क्या ये सिस्टम रेलेवेंट होते थे? मतलब ठीक है, रिक्वायरमेंट तो है, डेफिनेटली अपने को लिखना तो पड़ेगा कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग दिमाग में नहीं रख के वो कर सकते। लेट से कि एक बड़ा बिजनेस है, तो उसमें जरूरी नहीं ना कि सेल्स पर्सन एक ही बंदा हो। अगर तुम एक बड़ी फॉर्च्यून की दुकान चला रहे हो, किराना की दुकान भी चला रहे हो, तो उसमें भी देयर मस्ट बी अ लॉट ऑफ वर्कर्स, हेल्पर्स, जो कि सारी चीजें रखेंगे और वो करेंगे। फिर उसके बाद एक बंदा होता है जो कि सब मिलाता है कि हाँ भाई 2 किलो चीनी हो गया, 2 किलो आटा हो गया, ऐसे ऐसे करके मिलाता है। तो अब अगर एक बड़ी दुकान है तो जरूरी नहीं है ना कि एक ही बंदा वो मिलाने वाला, भी कई लोग होते हैं, कई लोग कभी कभी वर्कर्स ही मिलाते हैं। तो सारी चीजों का ट्रांजैक्शन रखना पड़ेगा। अगर हम लोग एक कॉपी के सिस्टम पर रिलाई करते हैं तो हो सकता है कोई वर्कर कॉपी में कोई चीज नोट करना भूल जाए, या हो सकता है कोई चीज को दो वर्कर्स नोट कर दें, है ना। प्लस ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है कि वो कॉपी फट गई, या वो कॉपी खो गई, या वो कॉपी भीग गई, है ना। डेफिनेटली बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, समझ रहे हो ना। तो इसलिए कोई तो सिस्टम होना चाहिए जिससे कि हम लोग अपने डेटा को, यानी कि अपने ट्रुथ को मैनेज कर पाए, ठीक है। क्योंकि तुम समझ रहे हो, ये ट्रुथ हुआ। अगर हम तुमको 2 किलो आटा, 2 किलो चीनी दिए और तुम उसका पैसा नहीं दिए, तो हम वो पैसा नोट करके रखें, एंड दिस इज अ ट्रूथ फॉर मी। क्यों? ताकि तुमसे हम जब मिले तो तुम्हें दिखा सके, भाई देखो इतने तारीख को तुम हमसे ये सामान लेके गए हो, तो इसका पैसा नहीं दिए हो अभी तक, इसका पैसा दो। समझ रहे हो? तो ये मेरे पास सोर्स ऑफ ट्रूथ की तरह काम कर रहा है। इसलिए डेटा स्टोर करना बहुत जरूरी होता है। अब देखो क्या हुआ, जैसे कि हम लोग जैसे एसक्यूएल पे फिर भी आने से पहले क्या होता है कि हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि जब कंप्यूटर बन रहा था, जब कंप्यूटर बन गया था, तब क्या हो रहा था, ठीक है। तो उस समय हम लोग क्या कर रहे थे, देखो वैसे ये एक पॉइंट लिखा हुआ है, ह्यूमंस डोंट सफर बिकॉज दे फॉरगेट टू राइट डेटा, दे सफर बिकॉज रिटन डेटा स्टार्ट कॉन्ट्राडिक्टिंग रियलिटी,
राइट? इन्हीं चीज़ों का हम लोग अभी-अभी बात कर रहे थे। जैसे कि वही बात कि अगर किसी ने 2 बार लिख दिया या फिर जैसे मान लो कि हमने जो भी एक बार का हिसाब बनाया, उसके बाद 1 हफ्ते बाद आए और तुम पैसा देके चले गए हमें। अब क्या होता है कि हम उसको कॉपी में नोट डाउन करना भूल गए। तो अब ये कॉन्ट्राडिक्ट होने लगा ना, मतलब मेरे कॉपी के अकॉर्डिंग ये तुम पैसा नहीं दिए हो, पर तुम पैसा दे रखे हो ऑलरेडी। तो इस तरह से बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। ठीक है। तो आप थोड़ा समझते हैं कि एसक्यूएल, इवन एसक्यूएल आने से पहले भी कैसा सिस्टम हमने कंप्यूटर में बना रखा था। तो लेट्स अज्यूम कि हम लोग क्या कर लेते हैं कि अगर हम लोग लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का मान लो बना रहे हैं, ठीक है? तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में अपने पास क्या होना चाहिए? एक कलेक्शन ऑफ बुक्स होना चाहिए, ठीक है? कि कौन-कौन से बुक हैं मेरे पास। उसके बाद अपने पास जो अगर तुम अब मेरे पास से बुक ले जा रहे हो तो हम रिजर्वेशन या रजिस्ट्रेशन टाइप का ऐसा कुछ एक रजिस्टर बनाएँगे कि तुम कौन हो? तुम्हारा बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है? फिर उसके बाद हम लोग रिकॉर्ड्स का एक वो बनाएँगे कि ये फलाना यूज़र ने एक्स-वाई-ज़ेड बुक इश्यू की अपने लिए फॉर द नेक्स्ट 20 डेज़ और 28 डेज़। तो अगर हमको ये काम करना है तो समझो कि हमें सबसे पहले एक बुक रिकॉर्ड्स नाम का एक टेक्स्ट फाइल बनाना पड़ेगा, ठीक है? टीएक्सटी। और क्या है? नहीं, बुक रिकॉर्ड्स नहीं, सिर्फ बुक्स नाम रखते हैं इसका, ठीक है? बुक्स डॉट टेक्स्ट। एक रखते हैं यूजर्स डॉट टेक्स्ट, ठीक है? अब तीसरा रखते हैं चलो रिकॉर्ड्स डॉट टेक्स्ट। तो अब क्या होगा? देखो क्या हो रहा है कि जैसे ही एक नया यूजर आएगा मेरे पास, तो हम क्या करेंगे कि इस यूजर डॉट टेक्स्ट में जाके उस यूजर का इंफॉर्मेशन नोट डाउन कर देंगे। जब बुक्स आएगा तो कोई भी बुक होगा तो उस बुक का इंफॉर्मेशन हम उसमें नोट डाउन कर देंगे। अब हाँ, अब देखो अगर इसमें थोड़ा डीप डाउन सोचा जाए, तो क्या होगा कि एक ही बुक टाइप का जैसे मान लो कि कोई एक बुक लेते हैं हम लोग सी शार्प इन डेप्थ ले लेते हैं, ठीक है? तो सी शार्प इन डेप्थ बुक का भी 10 कॉपी, 20 कॉपी, 50 कॉपी हो सकता है। उसमें अलग-अलग एडिशंस हो सकते हैं, राइट? तो हम लोग बुक्स और जो है बुक एंटिटी बना लेते हैं। ठीक है, बुक एंटिटी का मतलब क्या हो गया कि अगर सी शार्प इन डेप्थ है तो उसका एक कॉपी, दूसरा कॉपी, तीसरा कॉपी, इस तरह का नोट करने के लिए। क्यों इस तरह का नोट करना पड़ेगा? क्योंकि जब जो रिकॉर्ड्स में हम लोग डालेंगे वो हम लोग इसमें बुक एंटिटी वाले का इंफॉर्मेशन डाल पाएंगे, राइट? क्योंकि हम लोग सिर्फ बुक का हम ऐसे नहीं कह सकते कि सी शार्प इन डेप्थ इसको दिए हम ये कह सकते हैं लेकिन कि ये सी शार्प इन डेप्थ जो कि जिसका कोड नंबर है XYZ123, वो वाला बुक स्पेसिफिक हम यूजर इस नेम वाले यूजर को दिए, वो चीज हम रिकॉर्ड। ठीक है, तो अपन एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम को हैंडल कर रहे हैं। अपने पास ये 4 डेटा की फाइल्स हैं, बुक्स, यूजर्स, रिकॉर्ड्स और बुक एंटिटी। बुक एंटिटी क्या है? इनके बारे में देखो डिटेल में यहाँ पे देखते हैं। बुक एंटिटी क्या है? बुक एंटिटी में इतने सारे कॉलम्स हैं, ठीक है? ये बेसिकली ये क्या डिफाइन कर रहा है कि एक कोई बुक हो गई, लेट्स से सी शार्प इन डेप्थ एक बुक हो गई, तो उस बुक के अब कई सारे कॉपीज हो सकते हैं, राइट? तो हम बुक एंटिटी में उसका एक बार मेंशन कर देंगे कि ये कौन सा बुक है, कौन सा इसका एडिशन है और क्या चीज़ है, इसको एडिशन बना देते हैं, ठीक है? कौन से एडिशन का है, कौन इसका पब्लिशर है, क्या कैटेगरी में आता है और ये कौन सी बुक है, इसको हम एंटिटी आईडी बोल रहे हैं, ठीक है? अब इस बुक से इस एग्जैक्ट लेट्स से कि ये बुक है सी शार्प इन डेप्थ, तो इसकी कितनी कॉपीज है, इसको हम लोग बुक्स में रखेंगे, ठीक है? जिसका कि अपना बुक आईडी होगा, एक एंटिटी आईडी होगा जो कि ये सेम एंटिटी आईडी होगा, ठीक है? जिस एंटिटी आईडी से फिर हमको टाइटल, ऑथर, कैटेगरी, पब्लिशर, एडिशन ये सारी चीजें मिल जाएगी। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट है कॉपी नंबर, परचेज डेट की हमने लाइब्रेरी में कब इसको परचेज करके ऐड किया है, इसकी कंडीशन कैसी है और लोकेशन शेल्फ क्या है इसका, ठीक है? देन वी हैव अ यूजर्स टेबल जो कि यूजर आईडी रखता है, नेम है, फोन है, ईमेल है, उसका एड्रेस है, मेंबरशिप डेट कब ज्वाइन करा था और स्टेटस क्या है उस यूजर का। देन वी हैव रिकॉर्ड्स। अब ये रिकॉर्ड्स में क्या है? एक तो पहले तो रिकॉर्ड आईडी है, फिर यूजर आईडी है कि ये रिकॉर्ड्स किसने बनाया, मतलब लेट्स से कि तुम एज अ यूजर मेरे लाइब्रेरी में आए हो तो हमारे पास एक रिकॉर्ड होना चाहिए ना, अगर तुम बुक ले जा रहे हो तो तुम कौन हो, हम तुमको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो अगर मेरे पास ये यूजर आईडी है तो हम तुम्हारा नेम देख सकते हैं, फोन देख सकते हैं, ईमेल देख सकते हैं, ठीक है? देन सेम क्या हो रहा है कि अब यहाँ पे बुक आईडी है, ये बुक आईडी क्या है? देखो ये इस वाले बुक का है, ये एंटिटी नहीं है, ये बुक है, मतलब कि ये मेरे पास फिजिकल वाला बुक है कि कॉपी नंबर कौन सा वाला है हम कह सकते हैं इससे, ठीक है? इसका इस वाले एग्जैक्ट बुक को हम कब लाए थे। तो अब मेरे पास एंटिटी आईडी है जिससे हम ये कौन सी बुक है, इसका ऑथर कौन था, कैटेगरी क्या था, एडिशन क्या था, ये सब भी देख सकते हैं, ठीक है?
तो अब इसी तरीके से देखो हम रिकॉर्ड आईडी, यूजर आईडी, बुक आईडी इसको रखे हुए हैं, बोरो डेट कब लिया गया, ड्यू डेट कब का है, रिटर्न कब किया, और क्या फाइन अमाउंट था, अगर था तो क्या लगा, कितना लगा, ऐसा डेटा रखने के लिए। ठीक है, तो ये मेरे पास इस तरीके का फाइल सिस्टम होगा। अब तुम सोचो कि हम लोग एक सिनेरियो उठाते हैं, फाइंड अवेलेबल बुक्स बाय हरिराम। हरिराम क्या है, अपने पास एक ऑथर है जिनके की जितने भी बुक्स अवेलेबल हैं उनको हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो अपने को ये बुक एंटिटी बुक्स इन टेबल्स में खोजना है। तो अब जरा इसको समझते हैं कि हम लोग प्रोग्रामेटिकली कैसे इस काम को करते हैं। ठीक है, तो आई गेस कि ये दिख रहा होगा, लेट मी जस्ट मेक इट बिगर। के हाँ ठीक है, तो देखो अपने पास ये प्रोग्राम है, फाइंड अवेलेबल बुक्स बाय ऑथर। ठीक है, ऑथर का क्या नाम है अपने, हरिराम। तो हमने क्या बोला, हमने एक वेरिएबल सेट करना है सर्च ऑथर नाम का, जो कि एक हरिराम है। ठीक है, ये देखो ये ना एक सूडो कोड है, ये एग्जैक्टली किसी लैंग्वेज पे चलने वाला कोड नहीं, ये सूडो कोड है। सूडो कोड क्या होता है कि हम लोग प्रैक्टिस के लिए सिर्फ देखते हैं कि मतलब ये ओरिजिनल कोड नहीं है, बट सूडो कोड देख के तुम किसी भी लैंग्वेज में अपने हिसाब से कोड लिख सकते हो। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली कोड नहीं है, बट इसको देख के कोड जैसा ही लगेगा देखने में। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, हमने एक वेरिएबल बनाया सर्च ऑथर नाम का, जिसमें डाल दिया हरिनाम। अभी क्या है, हम देखो एक प्रिंट कर रहे हैं अवेलेबल बुक्स बाय दिस सर्च नेम, और फिर ऐसे ऐसे ताकि ये सुंदर दिखे। ठीक, अब ये स्टेप 1 है, फाइंड ऑल बुक्स एंटिटीज बाय दिस ऑथर। ठीक है, हमने क्या करना है, सबसे पहले ओपन फाइल बुक एंटिटी डॉट डेटा। ठीक है, फॉर रीड क्रिएट एरे मैचिंग एंटिटी आईडीज व्हाइल नॉट एंड ऑफ द फाइल। जब तक हम लोग एंड ऑफ द फाइल पे नहीं पहुंच रहे हैं फॉर द बुक एंटिटी डेटा, तब तक हम लोग सारे रिकॉर्ड को रीड करेंगे इनटू एंटिटी रिकॉर्ड। ये एंटिटी रिकॉर्ड क्या है, देखो ये एंटिटी रिकॉर्ड हमने न्यू बनाया। ठीक है, तो अभी हमने बोला कि इफ एंटिटी रिकॉर्ड का ऑथर, इसका जो है ये अपना सर्च ऑथर है। सर्च ऑथर कौन था, देखो ये हरिनाम। ठीक है, अगर ये एंटिटी रिकॉर्ड का ऑथर जो है ये सर्च ऑथर है, देन क्या करो, एड एंटिटी रिकॉर्ड, एड एंटिटी रिकॉर्ड डॉट एंटिटी आईडी टू मैचिंग एंटिटी आईडीज। ठीक है, ये देखो ये हमने एक एरे बनाया है मैचिंग एंटिटी आईडीज का। ठीक है ना, और इस तरह से फिर हम क्या कर रहे हैं, देखो चूज फाइल बुक एंटिटी डॉट डेटा, जिसके अंदर हमने फिर ये काम किया। अभी क्या हो रहा है, फॉर ईच मैचिंग एंटिटी फाइंड फिजिकल कॉपीज। ठीक है, तो अब हम लोग, जब हमको ये मिला है, देखो जब हमको ये, हमने क्या बताया था कि ये बुक एंटिटी जो है इसके अंदर से हमको ऑथर मिलेगा, लेकिन अब इस बुक की कितनी कॉपी है, कितनी एक्चुअल में फिजिकल कॉपीज है मेरे पास, ये यहाँ पे पता चलेगा बुक्स में। ठीक है, तो तुम समझो कि जो ये बुक्स है इसमें हम ऐसा भी हो सकता है कि ऑथर हरिराम का कोई भी बुक ना हो, तो बुक एंटिटी में मेंशन हो, लेकिन कोई एक फिजिकल बुक ही ना हो हमारे पास, ऐसा भी पॉसिबल है बिल्कुल। ठीक है, तो लेकिन अपने को ये चेक करना पड़ेगा। हमने क्या बोला स्टेप 2 में, फॉर ईच मैचिंग एंटिटीज फाइंड फिजिकल कॉपीज। ठीक है, तो हमने क्या बोला, फॉर ईच एंटिटी आईडी इन मैचिंग एंटिटी आईडीज। देखो हमने मैचिंग एंटिटी आईडीज किसको बनाया था, देखो ये क्रिएट एरे मैचिंग एंटिटी आईडीज, और जब ये अगर एंटिटी रिकॉर्ड का ऑथर मेरा सर्च ऑथर था, तो हमने ऐड किया था इस एंटिटी आईडी को मैचिंग एंटिटी आईडीज में, राइट। तो अब हमने क्या बोला कि भाई जब ये मैचिंग एंटिटी आईडी वाला होगा, तो फिर हम क्या करेंगे कि देखो इफ एंटिटी रिकॉर्ड एंटिटी आईडी इज इक्वल्स टू एंटिटी आईडी, देन सेट बुक टाइटल इज इक्वल्स टू एंटिटी रिकॉर्ड डॉट टाइटल। ठीक है, अब फिर देखो फिर क्या हो रहा है, फाइंड, थर्ड स्टेप क्या हो रहा है, फाइंड ऑल फिजिकल कॉपीज ऑफ दिस बुक, जिसमें कि हमने फिजिकल बुक आईडीज निकाली इसकी। ठीक है, कि कितनी फिजिकल बुक आईडीज इसकी अवेलेबल है। अब यहाँ पे हम लोग फिर वही काम कर रहे हैं कि while नॉट एंड ऑफ द फाइल बुक्स डॉट डेटा रीड रिकॉर्ड इनटू बुक रिकॉर्ड्स, फिर बुक रिकॉर्ड डॉट एंटिटी आईडी से मैच होती है, तो बुक रिकॉर्ड का बुक आईडी को फिजिकल बुक आईडीज में स्टोर कर दो। ठीक है, यही सेम काम कर रहे हैं हम लोग, एंड इफ किए, एंड while किए। ठीक है, फिर क्या हो रहा है, अब देखो चेक अवेलेबिलिटी ऑफ ईच कॉपी। अब हम लोग को रिकॉर्ड्स वाले टेबल में, रिकॉर्ड्स वाले उसमें जाकर के चेक करना पड़ेगा कि भाई जो हमारे पास ये फिजिकल बुक आईडीज मिली हुई हैं, इन रिकॉर्ड्स डॉट डेटा में देखो हमने ऐसे चेक करना है कि नॉट एंड ऑफ द फाइल। तो अगर रिकॉर्ड का बुक आईडी जो है वो बुक आईडी और रिटर्न डेट जो है वो नल, तो इसका मतलब कि क्या ये बुक अवेलेबल नहीं है, है ना, समझ रहे हो ना। मतलब क्या हो रहा है कि
अगर ये रिटर्न डेट जो है वो नल दिया हुआ है कि मतलब अभी तक रिटर्न नहीं हुआ, देखो यहाँ पे था ना रिकॉर्ड्स में रिटर्न डेट, तो अगर ये क्योंकि ड्यू डेट उस समय डिसाइड हो गया जिस समय तुमने बोरो किया था, पर रिटर्न डेट तब पता चलेगा जब तुम रियल में ले आके रिटर्न कर दोगे। तो अब यही बोल रहे हैं देखो हम लोग यहाँ पे कि जब रिटर्न डेट जो है वो नल हो गया तो इसका मतलब कि ये अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। और कौन से वाले के लिए, जब वो रिकॉर्ड का बुक आईडी मेरे बुक आईडी से मैच कर रहा हो, जो बुक आईडी हम लोग अभी यूज करना चाह रहे हैं, जो बुक आईडी हम लोग यहाँ से ले आए हुए हैं, ठीक है ना। देखो ये बुक आईडी इन फिजिकल बुक आईडी, जो फिजिकल बुक आईडीज हम लोगों ने यहाँ पे बनाई थी, कहाँ गया फिजिकल बुक आईडी, ये वाली। यहाँ पे हमने एरे बनाया था फिजिकल बुक आईडी, जो भी इस एंटिटी आईडी से मैच कर रहा था तो हमने बुक रिकॉर्ड का में फिजिकल बुक आईडीज में रखा था, ठीक है ना। अब देखो उसी बुक आईडी से हम चेक कर रहे हैं। तो अब देखो क्या हो रहा है कि इस तरह से करते करते फिर हम लोग यहाँ पे आए और फिर हमको एंड ऑफ द प्रोग्राम में पता चला, यहाँ पे देखो हम प्रिंट कर रहे हैं कि बुक टाइटल दिस, कॉपी दिस, बुक रिकॉर्ड कॉपी नंबर, और फिर ये कौन से शेल्फ में है ना, फिर बुक रिकॉर्ड का लोकेशन शेल्फ, इस तरह से हमने इसको बताया। तो तुम ये देख रहे हो ना ये कितना सारा हमको काम करना पड़ा। इसका प्रॉब्लम ये है ना, ये ऐसा इतना सारा हमको काम क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि ये सब रिलेशनल है। मतलब ये सही बात है कि ये एंटिटी आईडी यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये यूजर आईडी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और ये सेम होगा तभी हमको काम करना है। लेकिन हमको हमेशा जो है ये इफ में इस तरह से वाइल के अंदर जा करके, वाइल देखो, वाइल नॉट एंड ऑफ द फाइल बुक एंटिटी, हर बार चेक करो कि एंटिटी रिकॉर्ड डॉट ऑथर इज इक्वल टू सर्च ऑथर। तो इसको पूरा इस तरह से चलना पड़ रहा है, ये पूरा कोड लिखना पड़ रहा है हम लोग को, है ना। तो इसका जरूरत नहीं है, एक्चुअली एक बहुत इंपॉर्टेंट नीड है कि अगर हम लोग किसी तरीके से ये एंटिटी आईडी और ये एंटिटी आईडी को मैच करा दे, ताकि जब भी हम इस वाले एंटिटी आईडी, लेट्स से एंटिटी आईडी 1 का हम बुक मांगे तो वो सिर्फ हमको इस तरह का डायरेक्ट ले आकर के दे सके, हमको इतना लंबा चौड़ा प्रोग्राम ना लिखना पड़े इसके लिए, ठीक है। तो इसके लिए फिर हमने बनाया एसक्यूएल, स्टैंडर्ड स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है, एसक्यूएल। अभी हम तुमको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये बताना चाहेंगे कि एसक्यूएल जैसे हम लोग बोल रहे हैं, दिस इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है बॉस, ये प्रोग्रामिंग का नहीं है। स्पेशली तुम ये देख रहे हो कि यहाँ पे क्वेरी लिखा है, क्वेरी मतलब होता है क्वेश्चन, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वेश्चन करने का लैंग्वेज है। किससे क्वेश्चन करने का, ट्रूथ से। हमने बताया अभी अभी हमने बात करा कि भाई ट्रूथ क्या है, ट्रूथ हमारा डेटा है ना। तो वही बात, जैसे हमने बोला कि कितनी बुक्स अवेलेबल है, हमने ये क्या करा, ये क्वेश्चन पूछा। अब इस क्वेश्चन के लिए हमने देखो इतना सारा जो ये नौटंकी किया ना, इतना बड़ा प्रोग्राम लिखा। अब हम तुमको दिखाते हैं कि अगर हम लोग एसक्यूएल से यही सेम काम करें, इसी टेबल्स के हिसाब से, जैसे ये टेबल्स हैं हमारे पास, तो ये कैसे काम करेगा। ओके, तो अभी लेट से क्या करते हैं कि अभी इसी चीज को हम लोग एसक्यूएल के थ्रू करके देखते हैं कि जो उतना बड़ा हमने प्रोग्राम लिखना पड़ा था, उस प्रोग्राम को अगर हम लोग एसक्यूएल से लिखें तो वो कैसे होगा। तो देखो अल्टीमेटली एसक्यूएल में हुआ क्या ना, कि जो हम लोगों ने यहाँ पे एंटिटी आईडी और बुक आईडी ऐसी चीजें लिखी है, तो इनके बीच में रिलेशनशिप फॉर्म कर दिया, ठीक है। अभी रिलेशनशिप फॉर्म करने से क्या फायदा हो गया कि हम उन लोगों में ना सीधे सीधे जॉइन यूज कर सकते हैं एसक्यूएल के थ्रू। हम दिखाते हैं वेरी वेरी गुड एग्जांपल, बहुत ही इजीली समझ में आने वाली चीज है ये। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब हम लोग यहाँ पे ये सेलेक्ट वाली चीजें पहले छोड़ देते हैं। हम लोग सबसे पहले आते हैं फ्रॉम में, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, बुक, ये देखो ये ना टेबल्स है, हम वही ऊपर वाली चीजें कॉपी की है। तो ये बुक एंटिटी नाम का एक टेबल है, यहाँ पे हमने बोला फ्रॉम बुक एंटिटी, मतलब फ्रॉम दिस टेबल बुक एंटिटी, जिसको कि हम शॉर्ट फॉर्म में बीई बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। हम अभी बोलना चाह रहे हैं इसको, तुम बीई के बजाय कुछ भी बोल सकते हो, इसको जो चाहो वो लिख दो, कुछ नहीं लिखोगे तो बुक एंटिटी डॉट करके एक्सेस कर सकते हैं अपन, ठीक है। फिर हमने क्या बोला, जॉइन। जॉइन देखो हमने ये बोला था, हमने जब रिलेशनल मॉडल बना दिया तो हमें पता है कि इस टेबल का कोई कॉलम और इस टेबल का कोई कॉलम सेम ही है, इसलिए हम उसको ज्वाइन कर सकते हैं, समझ रहे हो। तो हमने क्या बोला, बुक एंटिटी को बुक से ज्वाइन कर दो। अब तुम देखो बुक एंटिटी टेबल में एंटिटी आईडी है और बुक्स में भी एंटिटी आईडी है, करेक्ट। तो इसलिए हम लोग इसी पे ज्वाइन कर रहे हैं इसको। ऑन, देखो हमने बुक्स का स्मॉल फॉर्म में बी बोला है, ठीक है। ऑन बीई डॉट एंटिटी आईडी इज इक्वल्स टू बी डॉट एंटिटी आईडी। देखो एक वेरी कॉमन रूल फॉलो करना होता है कि जब हम दिस टेबल को ज्वाइन कर रहे हैं दिस टेबल से, तो हमने सबसे पहले इस टेबल का रेफरेंस देना है, फिर दूसरे वाले टेबल का रेफरेंस देना है,
है, ठीक है। बीई डॉट एंटिटी आईडी इज इक्वल्स टू बी डॉट एंटिटी आईडी। अगर हम इसको उल्टा कर देंगे तो भी कभी कभी चल जाता है, बट दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, ठीक है। अभी हमने जो है अपना ऑथर चेंज करना है। हमारा ऑथर था भाई हरिराम, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है, हमने लगाया यहाँ पे वेयर। वेयर मतलब बोलते हैं कंडीशनल, ठीक है ना, जहां पे ऐसा कुछ। तो वेयर बीई डॉट ऑथर, ऑथर कौन है अपना हरिराम, ठीक है। तो एक तो ये चीज हो गया कि अपना ऑथर कौन होना चाहिए, हरिराम होना चाहिए। दूसरा और क्या कंडीशन होना चाहिए कि जितनी भी कोई मतलब जितनी भी उसकी बुक्स अवेलेबल है वो कोई भी अभी ले ना गया हो, ठीक है। उसका रिटर्न डेट जो है मेरे पास होना चाहिए, या तो उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं होना चाहिए वहां पे, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि या देखो एक चीज तो कि उसका ऑथर जो है वो हरिराम होना चाहिए। तो अब सोचो कि कितने सारे ऑथर की बुक रही होगी, तुलसीदास, रामदास, हरिराम, ये वो फलान ढिमकान, बहुत सारे फॉरेनर्स, लेट से दो चार नाम ले लेते हैं। तो उनमें से हरिराम के लिए इसने पहले ही फिल्टर आउट कर दिया बाय सेइंग वेयर बी डॉट ऑथर जो है वो हरिराम होना चाहिए, ठीक है। पहला कंडीशन तो हो गया। अब लेकिन ये भी हो सकता है कि ऐसी भी बहुत सारी हरिराम की बुक हो जो कि मेरे पास डेटा में है, लेकिन वो कोई ना कोई ले गया है अभी। हम लोग को वही बुक्स चाहिए जो कि अभी अवेलेबल है, राइट। तो इसलिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि एंड बुक डॉट आईडी जो है अपना, देखो यही बुक डॉट आईडी होगा, बी डॉट बुक आईडी जो है अपना, ये जैसे एंटिटी आईडी जैसे हरिराम ने बताया, हरिराम का जो ऑथर यहाँ पे मैच करा, ऑथर, अरे ऑथर पे, हाँ, ऑथर हरिराम मैच करा तो हमको एंटिटी आईडीज मिली। उन सारी एंटिटी आईडीज से हमने बुक आईडीज निकाल ली है, ठीक है। अब इन बुक आईडीज के लिए हम चेक कर रहे हैं कि ये जो बुक आईडीज हैं दे आर नॉट इन दिस रिकॉर्ड। अभी दिस रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड क्या है भाई, तो ये रिकॉर्ड बोल रहा है सिंपल सा बात कि सेलेक्ट, इस सेलेक्ट को छोड़ते हैं अभी, यहां पे से आते हैं फ्रॉम रिकॉर्ड्स, यानी कि रिकॉर्ड्स नाम का जो टेबल है इसके अंदर में चेक करो कि वेयर रिटर्न डेट इज नल, ठीक है। जिसका रिटर्न डेट जो है वो नल है। देखो रिटर्न डेट और ड्यू डेट अलग अलग चीज है। ड्यू डेट कब डिसाइड हुई थी, जब तुमने बुक बोरो करी थी, पर रिटर्न डेट कब होगी, जब तुम बुक एक्चुअल में रिटर्न कर दोगे, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जिसका रिटर्न डेट नल है उसको इसमें मत इंक्लूड करो, है ना, नॉट इन दिस। बुक आईडी जो है वो इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये देखो हमने क्या बोला कि रिकॉर्ड्स नाम के टेबल में से वो सारे रिकॉर्ड्स लेके आओ, वो सारे रोज लेके आओ जिसका रिटर्न डेट नल है, ठीक है। अब उनका हम बुक आईडी निकालें, ठीक है, उन सारे का हम बुक आईडी निकालें। अब हम क्या बोल रहे हैं कि भाई ये जो बुक आईडीज आई, लेट से कि ये बुक आईडीज हमारे पास कमेंट की तरह हम लिख रहे हैं, एसक्यूएल में कमेंट्स ऐसे होते हैं, ठीक है। कमेंट्स की तरह ऐसे लिख दें कि 1 2 3 4 5 6 7, इतनी सारी बुक आईडीज हैं जो कि किसी ना किसी ने ले रखी है और वापस नहीं की है ठीक है। और अभी जो है हमने बुक आईडीज निकाली है जो कि हरिराम जिसके राइटर्स हैं, तो उसमें से लेट से कि 3 और 7 वाले के हरिराम राइटर है हमने, ठीक है। तो इसने क्या बोला कि उन सारे को ले आओ जो कि हरिराम ने लिखी हो। तो लेट से कि हरिराम ने कौन कौन सी लिखी है, 3 7 12 13 14, ठीक है, इतनी सारी बुक्स हरिराम ने लिखी है। पर इसमें से जो 3 है और जो 7 है ये ऑलरेडी किसी और ने अभी ले रखी है ना। क्यों ले रखी है, क्योंकि इसका रिटर्न डेट जो है वो नल है ऑलरेडी। तो इसलिए ये क्या हो रहा है, हमने यहाँ पे बोला कि वो सारी बुक आईडीज ले आओ जो कि किसी ने ले रखी है, और हमने बोला कि वो जितनी भी बुक आईडी है आई है हमारी, ये यानी कि ये वाली जो बुक आईडीज आई है ये इसमें से कोई नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या कि हम 3 और 7 इन दोनों को निकाल देंगे, समझ रहे हो। तो मेरे पास सिर्फ 12 13 और 14 का रिकॉर्ड आ जाएगा। तुम देखो कि हमने इतना बड़ा, ये जो इतना बड़ा सूडो कोड लिखा था, इस कोड को कितने छोटे से लाइन के उसमें कर दिया है। अभी सेलेक्ट का बात करते हैं। ये सेलेक्ट क्या होता है, बेसिकली सेलेक्ट नाम से ही समझ में आ रहा है कि भाई इन इन चीजों को ले करके आओ। तो इसका मतलब इसको जब हम रन करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, बी डॉट टाइटल, बी डॉट टाइटल यानी कि ये वाला बुक एंटिटी का टाइटल, उसका कॉपी नंबर कौन सा है, यानी कि बी से आया ये चीज, देखो कॉपी नंबर कौन सा है, और फिर उसका लोकेशन शेल्फ क्या है, मतलब वो कहाँ रखा हुआ है, राइट, ठीक है। तो इस तरह से अपना एसक्यूएल काम करता है। देखो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक क्वेरी लैंग्वेज है। इससे हम लोग ट्रूथ फाइंड आउट करते हैं, ट्रूथ इन द सेंस डेटा फाइंड आउट करते हैं, डेटा एनालिसिस करते हैं इसी के थ्रू, डेटा इसी में स्टोर करके रखते हैं। ये जो है फिजिकली डेटा को स्टोर करके रखता है। अगर तुम इसको अगर जैसे हम लोगों ने .dat फाइल देखी थी इनिशियली, तो अब जो होता है ना वो जैसे मान लो कि abc
डीबी ऐसा होता है, ठीक है? डीबी मतलब होता है डेटाबेस। इस तरह से ये एक बाइनरी फाइल होता है जिसमें कि हम लोग ये सब रखते हैं। और ये रखा कैसे होता है? ये रखा होता है बी प्लस ट्री में, विच इज अ डेटा स्ट्रक्चर, जो कि हम लोग आने वाले समय में आगे पढ़ेंगे जब हम लोग डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स की सीरीज में चल रहे होंगे, ठीक है? अभी अपने को ये चीजें जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन लग रहा है, राइट? हमें नहीं जानना है कि ये abc.db में कैसे स्टोर कर रहा है, बाइनरी में क्या लिखा हुआ है, अपने को मतलब नहीं। अपने को अपने को ये क्वेरीज लिखने आने चाहिए, ठीक है? तो दिस वीडियो इज जस्ट फॉर द रेफरेंस कि ओवरऑल एसक्यूएल क्या होता है, हमें क्या जरूरत पड़ रही थी और ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, हम लोग एक प्रॉपर सीरीज बनाएंगे जिसमें कि हम लोग एसक्यूएल बेसिक स्कीमा डिजाइन और इन चीजों के बारे में सीखेंगे कि एक बड़ा सा डेटाबेस कैसा दिखता है। जैसे तुम ये देखो, तो अभी अपने पास ये जो है, ये सिर्फ ये 4 टेबल है, राइट? बुक एंटिटी, बुक्स, यूजर्स और रिकॉर्ड्स। तो लेकिन क्या होता है ना कि एक बड़े सिस्टम में बहुत सारे टेबल्स होते हैं एक स्कीमा के अंदर। जब तुम किसी इंडस्ट्री रिलेवेंट प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो अराउंड किसी किसी प्रोजेक्ट में 150-200 टेबल्स होते हैं अलग अलग, जो कि एक दूसरे से रिलेशनली कनेक्ट होते हैं। तो उन चीजों में उस तरह से रिलेशंस बनते हैं और उसको हम लोग क्वेरी कर पाते हैं, विच इज वेरी फास्ट, कन्वेंशनली वेरी वेरी फास्ट। और इसके लिए प्रोग्रामिंग आने की जरूरत नहीं है, एसक्यूएल सीखना बहुत आसान होता है। इवन कई कंडीशंस, कई केसेस ऐसे होते हैं कि प्रोग्रामर्स से ज्यादा अकाउंटेंट्स एसक्यूएल बहुत आसानी से सीख जाते हैं, क्योंकि ये फील करने का बात है, इन टेबल्स को समझने का बात है। कि अगर यहाँ पे जैसे ये यूजर आईडी है, तो अपने को ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ यूजर आईडी है मेरे पास, तो हमको यूजर का ईमेल मिल जाएगा, एड्रेस मिल जाएगा, मेंबरशिप कब हुआ था उसका वो सब मिल जाएगा, ये सब इजीली हमको मिल जाएगा, ठीक है? तो yes, that's all for this video. In the next video, we will cover properly to see how we create a table in the database, how we insert values in the database, और फिर उसके बाद जैसे हम लोगों ने अभी join, where इन चीजों पे काम करा, उनके बारे में समझते हैं, ठीक है? तो I will see you in the next video.